हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आज पूरे दिन थोड़ा काम होने के कारण मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल का 5वां टॉपिक। अभी तक हमने 4 टॉपिक पढ़ लिया है। इसके बाद आज का 5वां टॉपिक है। थोड़ा बड़ा क्लास बन सकता है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक क्लियर करना है, जैसे नदियाँ, झीलें और आर्द्र भूमियाँ। इन सभी के बारे में हम आपको विस्तृत ज्ञान देने वाले हैं। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर करें। तो हम बता देते हैं, थोड़ा सा आपको रिकेप कराना चाहेंगे कि पिछली वीडियो में हमने आपको क्या पढ़ाया था। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश में हमने संक्षिप्त अवलोकन पढ़ा। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी किया जो विगत वर्षों में पूछा गया था। इसके बाद सेकंड चैप्टर किया भौतिक विन्यास, थर्ड चैप्टर किया जलवायु एवं मृदा, फोर्थ चैप्टर किया प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्य जीव। ये भी कंप्लीट हो गया। आज हमारा है 5वां टॉपिक जो कि नदियों एवं झीलों व आर्द्र भूमियों से संबंधित है। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी बनने वाली है क्योंकि नदियों का उद्गम और इसके बाद कहाँ पे ये विलीन होती है, उन सभी के बारे में हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको हर टॉपिक मतलब विद फिगर के साथ एक्सप्लेन किया है। आप देख सकते हैं मैंने फिगर भी अच्छी तरह से बना के आपको एक एक पॉइंट क्लियर करा है। कोई भी प्रश्न हो इस टॉपिक से समझाने के बाद आपका यूपी स्पेशल से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा छूटेगा, जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हमने चौथा टॉपिक पढ़ा था उत्तर प्रदेश प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीव। ठीक है, विद फिगर के साथ हमने आपको पढ़ा दिया है। वनों के प्रकार में हमने पढ़ा था अब, और आपको बताया कि जो है उत्तर प्रदेश में वन कितने प्रकार के पाए जाते हैं। 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो इन सभी को एक्सप्लेनेशन कर दिया है। आप चैप्टर 4 देख सकते हैं। वन्य और वन्य जीव भी अच्छे से क्लियर करा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में जो है कौन सा वन्य जीव विहार पाया जाता है, यानी पक्षी विहार पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। ठीक है, पीछे हमने देखा पक्षी विहार, यहाँ पे वन्य जीव विहार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश नदियां, झील एवं आर्द्र भूमियां। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो उद्गम स्रोत के आधार पर, ठीक है, उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार देखते हैं, मतलब प्रथम, ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्रोत प्रदेश से बाहर, ठीक है, प्रदेश से बाहर यानी हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, गंडक आदि नदियां, ये ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम स्रोत जो है उत्तर प्रदेश से बाहर है। और द्वितीय क्रम की ऐसी नदियां होती हैं, ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्रोत प्रदेश के विभिन्न जिलों में है। ठीक है, जैसे जो प्रदेश का जिला है, मतलब आपको हम समझाना चाहें तो जैसे आपका ये यूपी का मैप ऐसे बना है तो रहता है। ठीक है, ये आपका यूपी का मैप हो जाता है। तो यूपी के जो विभिन्न जिलों से जो है नदियों का उद्गम होता है, उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रकार ऐसा हो जाता है जो प्रदेश के बाहर जिनका उद्गम स्रोत होता है, और द्वितीय प्रकार में होता है जिनका उद्गम स्रोत विभिन्न जिलों में है। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा जो प्रदेश के अंदर जिनका उद्गम है वो कौन सी नदियां हैं, गोमती, वरुणा, पांडु, सई एवं ईशान इत्यादि नदियां हैं। हम आपको महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बता दिए हैं। अब हम पूरी नदियों के बारे में विस्तृत व्याख्या आपको देने वाले हैं। तो पढ़ते हैं कि भूभौतिकीय उद्गम स्रोत के, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें, उद्गम के स्रोत पे पूछे तो जो है 2 प्रकार की, लेकिन भूभौतिकीय उद्गम स्रोत के आधार पर जो है प्रदेश की नदियों को 3 उप विभागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी, अब ध्यान से देखें, हिमालय से निकलने वाली नदियां, जो हिमालय पर्वत से निकलती है नदियां। दूसरा गंगा यमुना, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां, यानी जो यूपी के मध्य भाग से जिनका उद्गम होता है। और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। मैंने आपको बताया था कि जो यूपी है इसका भौतिक स्वरूप जो है, यूपी को भौतिकी संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक ऊपर वाला हो जाता है, ये आपका हो जाता है तराई भाबर प्रदेश। बीच वाला हो जाता है ये आपका गंगा यमुना का मैदान, और जो ये नीचे वाला भाग होता है ये हो जाता है आपका प्रायद्वीपीय उत्तर भारत का, यानी प्रायद्वीपीय उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग। ठीक है, तो इस आधार पर जो है भूभौतिकीय आधार पर नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा मैप से दिखा दूं। इसके बाद जितनी जानकारी यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आपको अभी चार्ट बॉक्स में आपको अच्छे से उसकी जानकारी दे दी जाएगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फिगर से दिखाना चाहूंगा, क्योंकि फिगर से जो है माइंड में अच्छे से रिकैप हो जाता है।
ठीक है। तो देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी जो है प्रदेश के बाहर से इसका उद्गम स्रोत है। कहाँ से निकलती है तो आप देख सकते हैं, मैंने पॉइंट से क्लियर कर रखा है। यह निकलती है बंदरपुछ यमुनोत्री हिमनद उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड जिले से। उसके बाद गंगा नदी। गंगा नदी जो है यह भी कहाँ से निकलती है, यह गोमुख हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। इसके बाद रामगंगा नदी, ये कहाँ से निकलती है तो यह दूध टोली उत्तराखंड से निकलती है और ये जाके कहाँ पर विलीन होती है तो ये विलीन हो जाती है गंगा में कन्नौज जिले में। ठीक है। इसके बाद शारदा नदी को देखते हैं। तो शारदा नदी, यहाँ पे गोमती नदी पहले देख ले, तो गोमती नदी जो है प्रदेश के अंदर से ही इसका मतलब उद्गम होता है। और कहाँ से निकलती है, फुलहर झील पीलीभीत से इसका जो है उद्गम स्रोत है। और यह मिल कहाँ जाती है तो यह गंगा नदी से कहाँ मिलती है, आप यहाँ पे देखें कैथी गाजीपुर में जो है ये गंगा नदी से गोमती नदी मिल जाती है। उसके बाद शारदा नदी आप यहाँ पे देख सकते हैं। शारदा नदी की जो सहायक नदी है घाघरा, राप्ती और इधर नारायणी, क्योंकि जो सबसे बड़ी नदी होती है और उसमें जो नदियां आकर मिलती हैं, जो नदियां मिलती हैं उसे जो है उस नदी की सहायक नदी कहा जाता है। तो देखते हैं कि शारदा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। किस ग्लेशियर से तो मिलाम ग्लेशियर से शारदा नदी निकलती है। ठीक है। और ये गंगा में जाकर मिल जाती है। इसके बाद देखते हैं घाघरा नदी, ये कहाँ से निकलती है, मापचा चुंगो ग्लेशियर से। मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है और यह कहाँ पर है मापचा चुंगो, तो यह तिब्बत में है। राप्ती नदी कहाँ पर है, यह धौला, ये कहाँ से निकलती है तो यह निकलती है धौलागिरी नेपाल से। इतना आप हल्का हल्का आपके माइंड में पहले शुरू में सेट कर दे, फिर इसके बाद मैं आपको मतलब बॉक्स में पूरा मैंने बना के रखा है किसका उद्गम स्रोत कहाँ से होता है, अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पहले समझाना पड़ेगा। इसके बाद नारायणी नदी, ये भी जो है शारदा नदी की सहायक नदी है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पे मैंने बताया था यमुना नदी जो है ये प्रदेश की सीमा भी बनाती है। आप देख सकते हैं ये प्रदेश के जो है पश्चिमी सिरे पर स्थित है और ये जो है चापाकार आकार में जो है इस बहते हुई कहाँ पर मिल जाती है तो यह प्रयागराज में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश से कहाँ मिलती है, प्रयागराज में। मैंने यहाँ दिखाया आपको गंगा नदी से जो है यमुना नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है तो गंगा नदी में मिल जाती है प्रयागराज में। ठीक है। अब देखते हैं जो है यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है। मैंने आपको गंगा की सहायक नदी के बारे में बताया। गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, यमुना नदी है, आप देख सकते हैं फिगर में, रामगंगा नदी है, गोमती है, इसके बाद शारदा है, घाघरा, राप्ती, नारायणी, ये सभी जो है गंगा की सहायक नदी हैं। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं यमुना की सहायक नदियों के बारे में। यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी है, पहले आप देखें, आप चंबल नदी है। ठीक है। चंबल नदी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी स्पेशल के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो चंबल नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से होता है तो चंबल नदी निकलती है जानापाव पहाड़ी महू से। महू जिला है उत्तर एमपी का। तो जानापाव पहाड़ी से महू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है मध्य प्रदेश राज्य के। ठीक है। और यह जो है चंबल नदी बहते हुए यमुना से कहाँ पर मिल जाती है, किस जिले में, तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यह मिल जाती है यमुना नदी से। फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं। आप देख सकते हैं इसके नीचे वाली नदियाँ कौन सी है तो यह सिंध नदी है। ठीक है। पॉइंट थोड़ा सा छोटा छोटा आपको रहेगा, बट आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका सिंध नदी हो जाता है। सिंध नदी कहाँ से निकलती है तो मध्य प्रदेश के विदिशा से निकलती है। पॉइंट ध्यान से देखिए क्योंकि थोड़ा सा ये कॉर्नर में पॉइंट पड़ रहा है, इसलिए आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो विदिशा जिले से निकलती है सिंध नदी। विदिशा जो है किस जिले में है, किस राज्य में है तो विदिशा है मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो यह मध्य प्रदेश में निकलती है लेकिन विदिशा जिले में। लेकिन स्थान अगर पूछे किस ताल से निकलती है तो यह गोपी तलाई ताल से निकलती है सिंध नदी। ठीक है। जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के विदिशा में। और यह जो है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर जाकर यमुना से मिल जाती है तो जालौन के पास जो है सिंध नदी यमुना से मिल जाती है। पॉइंट याद रखें। इसके बाद पढ़ते हैं ललितपुर से बहते प्रवेश करती है कौन सी नदी, बेतवा नदी। ललितपुर से प्रवेश करती है और यमुना में जाकर विलीन हो जाती है, ये भी आप याद रखें। यमुना में कहाँ पर विलीन होती है तो यह हमीरपुर में विलीन हो जाती है यमुना से। लेकिन बेतवा नदी का उद्गम पूछे तो यह रायसेन जिला मध्य प्रदेश से निकलती है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट नदी है केन नदी। ध्यान से देखें, ये जो पिंक कलर का है ये नदियों के नाम है। तो केन नदी निकलती है कहाँ से, कैमूर पर्वत माला। यहाँ पे देखिए कैमूर पर्वत माला मध्य प्रदेश से। ठीक है। अगर आपको जिला पूछे तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले से तो कटनी जिले से जो है यह निकलती है।
लेकिन किस श्रेणी से, तो कैमूर पर्वतमाला से निकलती है। और इसके बाद केन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यमुना नदी से कहाँ पर मिल जाती है, तो बांदा में यह जो है यमुना नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट नदी देखते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान से क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा, ये टोंस नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो यमुना की सहायक नदी हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। तो आपके माइंड में इतना रहेगा कि हाँ ये जो है दक्षिण से बहती हुई गंगा में विलीन होती है, लेकिन माइंड में इतना रहेगा कि हाँ हो सकता है कि यमुना से मिले, लेकिन ध्यान रखें ये जो है यमुना से नहीं मिलती है, ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, डायरेक्ट जो है ये गंगा की सहायक नदी है, बाकी तो गंगा की सहायक नदी है लेकिन इनडायरेक्ट है। ठीक, तो टोंस नदी जो है गंगा में कहाँ पर जाकर मिलती है, किस जिले में, तो यह मिल जाती है प्रयागराज में। गंगा से मिलती है टोंस नदी कहाँ पर, प्रयागराज में। अगर इसका उद्गम पूछे टोंस नदी का, तो इसका उद्गम है तमसा कुंड, कैमूर श्रेणी, मध्य प्रदेश से यह निकलती है, तमसा कुंड, कैमूर श्रेणी से। इसके बाद नेक्स्ट नदी देखते हैं उत्तर प्रदेश की। तो ये आप ध्यान दें, जो ये बड़ी वाली नदी है ये कौन सी है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में बह जाती है ना, इसका उत्तर प्रदेश में विलय नहीं होता, ये डायरेक्ट मध्य प्रदेश निकलती है। इसके बाद ये बिहार में चली जाती है। ठीक है, बिहार में जाकर यह जो है गंगा से मिलती है, लेकिन अब जो है सोनभद्र जिले से यह बहती है, तो मध्य सोनभद्र की प्रमुख नदी हो जाती है सोन नदी, इसे भी आप याद रखेंगे। तो सोन नदी जो है सोनभद्र की प्रमुख सहायक नदी है। और दूसरी कौन सी सहायक नदी है, तो यह रिहंद नदी है, इसे भी आप याद रखेंगे। अब आपको आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न नदियों के बारे में, इनका उद्गम स्रोत और कहाँ पर वह विलय कर जाती हैं, और उनकी सहायक नदियों के बारे में, और उनके किनारे स्थित जो महत्वपूर्ण शहर हैं, जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, उसे मैं यहाँ पे बता दूंगा, और लास्ट में जो है फिर एक बार रिवीजन करवा दूंगा 5 मिनट में। तो देखते हैं गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से प्रभावित होने वाली सबसे लंबी, ध्यान दें, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाती है। ठीक, याद रखें, उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। और कितनी लंबी है उत्तर प्रदेश में, इसका जो है लंबाई कितनी है, तो 1100 किलोमीटर तक यह उत्तर प्रदेश में बहती है। गंगा नदी का उद्गम स्रोत, गंगा नदी का उद्गम स्रोत है गोमुख, यानी गंगोत्री हिमनद से यह उद्गम होती है। गंगोत्री हिमनद किस जिले में, किस राज्य में पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हर एक पॉइंट बिल्कुल बहुत ही ध्यान से देखें और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लें ताकि क्लियर हो जाए उत्तर प्रदेश। इसके बाद उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम होगा आप उसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं अगर यूपी स्पेशल कोई क्वेश्चन आएंगे तो। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, पॉइंट ये याद रखें, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है तथा बलिया जिले से यह निकल जाती है। ठीक, यानी इसका जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से घुसती है, इसके बाद बलिया जिले से बाहर निकल जाती है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखते हैं, गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, मैंने आपको दिखाया था फिगर में, रामगंगा नदी, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, गोमती इत्यादि नदियां जो है गंगा की सहायक नदी हैं। अब आपको ये पॉइंट पूछा जाता है कि गंगा की कौन सी नदी गंगा में दाहिने तरफ से मिलती है, कौन सी बाएं तरफ से मिलती है, इसे आप याद रखेंगे। तो ये बड़ी वाली पाई जो है मतलब ये गंगा नदी हो जाती है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये गंगा नदी है आपकी। ठीक है, ऊपर से यह उत्तराखंड से बहते हुए बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, इसके बाद बलिया से ये बिहार में चली जाती है। अब देखते हैं कि इसके बाईं तरफ से, अब आपको बाईं या दाईं कन्फ्यूजन हो तो सबसे पहले एक काम करें, आप इस पॉइंट पे खड़े हो जाएं, ठीक है, और अपना मुंह इस तरफ, ठीक, अपना मुंह जो है इस तरफ करके खड़े हो जाए, तब देखेंगे कि आपका जो है बायां हाथ जो है इस साइड रहेगा और दाहिना हाथ इस साइड। तो बाईं तरफ से मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, गंगा से मिलने वाली बाईं तरफ से कौन कौन सी नदी है, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, बागमती। इसके बाद दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी, तो गंगा से मिलने वाली दाहिनी ओर से कौन कौन सी नदी है, यमुना, टोंस, और एक नदी है सोन, चंद्रप्रभा, कर्म, नासा। इन सभी नदियों को आपने देख लिया है डिटेल के साथ। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा और गंगा के बारे में, क्योंकि गंगा जो है यूपी प्रदेश की बल्कि पूरे भारत की महत्वपूर्ण नदी है, तो इसलिए हमें गंगा को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। तो गंगा नदी को प्रयाग
गंगा नदी को प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है। कहाँ से? प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक जो गंगा नदी का विस्तार है इसे क्या कहा जाता है? तो जलमार्ग 1। ठीक, जलमार्ग इसे 1 कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो प्रयागराज से हल्दिया तक, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है गंगा नदी के किनारे जो है महत्वपूर्ण शहर, वैसे बहुत सारे शहर स्थित है लेकिन 2 को आपको याद रखना है। जो बाईं तरफ, जो गंगा नदी के बाईं किनारे पर स्थित सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है? तो वह आपका वाराणसी है। वाराणसी जो है गंगा नदी के बाईं सिरे पर स्थित सबसे बड़ा नगर है। जबकि दाहिने सिरे पर स्थित सबसे बड़ा नगर यूपी का कौन सा है? तो वह आपका कानपुर हो जाता है। ये आप पॉइंट याद रखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो यमुना नदी का उद्गम स्रोत होता है बंदरपूछ के यमुनोत्री हिमनद, उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जो है यमुना नदी का उद्गम स्रोत है बंदरपूछ के यमुनोत्री हिमनद से, जो कि उत्तराखंड में है। गंगा के बाद उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी। तो गंगा सबसे बड़ी है उत्तर प्रदेश की, इसके बाद यमुना जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि यह उत्तर प्रदेश में जो है किस जिले से प्रवेश करती है? तो यह उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। सहारनपुर जिला जो है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ये भी आप याद रखेंगे, मैंने पढ़ा दिया है पहले ही पार्ट में। यह जो है यमुना नदी सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है तथा प्रयागराज में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि यह जो है प्रयागराज में गंगा से विलीन हो जाती है। अब देखते हैं कि गंगा की जो सहायक नदी है, यानी बाईं तरफ से गंगा में मिलने वाली नदी और इसके बाद दाहिनी ओर से गंगा में मिलने वाली नदी। मैंने आपको बताया था कि आप इस पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे और अपने मुंह को जो है पूरब दिशा की तरफ कर देंगे। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा कि जिस साइड से नदी बहती है उसी दिशा में आपको मुख करके खड़ा होना है, तभी आपको पता लगेगा कि कौन सी नदी की, मतलब किस नदी के बाईं तरफ से कौन सी नदी मिल रही है और किस नदी के दाहिनी तरफ से कौन सी नदी मिल रही है। तो एक नदी सिर्फ जो है यमुना से दाहिनी तरफ से मिलती है। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। तो यमुना की बाईं तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है? हिंडन। जबकि दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। बस 4 नदियों को याद रखेंगे, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। रट लेंगे, याद हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि यमुना नदी के किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगर। एक बार मैं आपको लिस्ट दूंगा लास्ट में, लेकिन थोड़ा सा आपको रिवाइज कराना जरूरी है। तो यमुना नदी के किनारे स्थित नगर कौन कौन से? महत्वपूर्ण 3 नगर लिख रखे हैं, 3 से 4। मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी। ये सभी नगर जो है यमुना नदी के किनारे पर स्थित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि यमुना नदी बृहद चाप का निर्माण करती है। चाप मतलब आपको पता ही होगा, जो इस आकार में अपनी धारा को बहती हुई मतलब बहे। तो ये हो जाता है यमुना नदी बृहद चापाकार में अपना आकार निर्धारित करती है। मैं आपको फिर थोड़ा सा पीछे दिखाना चाहूंगा चित्र में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हो जाता है यमुना नदी का आकार। कैसा है? तो चापाकार इसका आकार है, चांद के तरह इसका आकार है। तो बृहद चाप का निर्माण कौन सी नदी करती है? यमुना नदी। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं घाघरा नदी। तो घाघरा नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है, क्या है? तो मापचा चुंगो। ठीक है, मापचा चुंगो से जो है यह निकलती है घाघरा नदी। और मापचा चुंगो कहाँ पर है? तो तिब्बत से जो है, तिब्बत में मापचा चुंगो है जहां से घाघरा नदी निकलती है। अब इसके बारे में आपको ध्यान से देखना है। यह नदी पर्वतीय प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? तो करनाली के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको बताना है घाघरा नदी। और करनाली कहाँ पर जानी जाती है? तो पर्वतीय प्रदेश में। जबकि मैदानी क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं? घाघरा कहते हैं। घाघरा जो है मैदानी क्षेत्र में कहते हैं, जबकि घाघरा को पर्वतीय प्रदेश में क्या कहा जाता है? करनाली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, घाघरा को अयोध्या में, जब यह अयोध्या में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सरयू कहते हैं। इसका देख रहे हैं कि हर एक जगह पे थोड़ा थोड़ा सा नाम बदल गया है। तो यही जो है घाघरा को अयोध्या में किस नाम से जाना जाता है? सरयू नाम से पुकारा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि अयोध्या इसी सरयू नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर भी है। तो घाघरा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अयोध्या। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, घाघरा की सहायक नदी है राप्ती, सिख,
तिला, सेती, छोटी गंडक, ये घाघरा की सहायक नदियां हैं। घाघरा नदी नेपाल की सीमा बनाते हुए, नेपाल देश के बारे में आपको पता ही है, तो घाघरा नदी जो है नेपाल की सीमा बनाते हुए लखीमपुर खीरी एवं बहराइच से होकर प्रदेश में प्रवेश करती है। आपको पता ही होगा कि लखीमपुर खीरी और बहराइच जो है नेपाल से सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये आपका नेपाल देश हो जाता है। तो जो है नेपाल से सीमा बनाने वाले प्रदेश के कितने जिले जो है नेपाल से सीमा बनाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो 7 जिले जो है नेपाल से सीमा बनाते हैं। उनमें से जो है लखीमपुर खीरी और बहराइच में जो है घाघरा नदी बहती है और नेपाल के साथ जो है सीमा बना देती है। अब हम पढ़ने वाले हैं चंबल नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। इसे आप जब देखेंगे इसके बारे में तथ्य तो आप हैरान हो जाएंगे। तो ध्यान से पढ़ें क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक, चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, इसे मैंने बता ही दिया है। इसका उद्गम स्रोत कहाँ से है? तो यह महू से है। महू से है। महू जो है जिला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। लेकिन पहाड़ी कहाँ से निकलती है? तो जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है जो मध्य प्रदेश में है। इसका उद्गम स्रोत महू हो जाता है। इसकी सहायक नदियां कौन सी है? काली, सिंध एवं बनास। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है। तो चंबल की सहायक नदी काली, सिंध एवं बनास है। चंबल नदी अपनी अवनालिका अपर्दन के कारण बीहड़ों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन का मतलब क्या होता है? मान ली ये नदी चंबल नदी बह रही है। ठीक, तो एक सीजन में ऐसे बहती है। नेक्स्ट डे क्या होता है, मतलब अगले साल क्या होता है कि पानी का बहाव अगर ये अपना मार्ग बदल ले, मतलब यहाँ से बहने लगे, तो यहाँ से जब ब्रेक लग जाता है और यहाँ भी ब्रेक लग जाता है, तो इसके बीच में जो है पानी कुछ दिन तक रहता है। इसके बाद ये सूख जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, ये पूरा गड्ढा बन जाता है। ठीक है, तो नाली के आकार का ये गड्ढा बन जाता है। फिर नदी यहाँ से बहने लगती है। फिर क्या होता है, कुछ सालों बाद जो है नदी अपना मार्ग यहाँ से बना लेती है। तो फिर यहाँ पे जो है ब्रेक होने के कारण ये भी ऐसे बीहड़ी इलाका हो जाता है गड्ढे से। तो इसलिए ये होता है अवनालिका अपर्दन। नाली के आकार का ये अपर्दन करके फिर मार्ग अपना बदल लेती है, फिर यहाँ से बहने लग जाएगी। तो इसलिए यह प्रसिद्ध है। चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के कारण बीहड़ों का निर्माण। तो यही जो है यहाँ पे छोड़ दी, ये भी बीहड़ हो गया, ये भी एरिया बीहड़, ये भी बीहड़। तो इस प्रकार से जो है बीहड़ों का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, क्वेश्चन पूछेगा तो चंबल नदी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिलती है। यह जो है मध्य प्रदेश से बहते हुए इटावा जिले में जो है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट नदी के बारे में देखते हैं, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी यह गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल क्या है? दूध टोली, पौड़ी, गढ़वाल, उत्तराखंड से यह निकलती है। इसका उद्गम स्रोत कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यह नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। बिजनौर जिले के अगर स्पेशली जगह पूछे तो कालागढ़ एक जगह है बिजनौर जिले में, वहां से जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा कन्नौज जिले के निकट गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर कौन सी नदी बहती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रामगंगा नदी। अब आपको बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है। मैं ही आपको बता देता हूँ, यह है उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण नदी हो जाती है गंगा नदी। कालागढ़ बांध जो है रामगंगा नदी पर ही बना है, ये भी आप याद रखेंगे। तो पॉइंट मैंने यहाँ से आपको बता दिया था कि बिजनौर जिले के कालागढ़ से यह जो है उत्तर प्रदेश में यह प्रवेश करती है, कन्नौज के पास जो है गंगा नदी से मिल जाती है। तो कालागढ़ बांध जो है यह किस नदी पर बना है? तो यह रामगंगा नदी पर बना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल है। ठीक, तो गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो यह नेपाल में इसका उद्गम स्रोत है। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? शालिग्राम। नेपाल में इसे शालिग्राम तथा तराई मैदान में इसे क्या कहते हैं? नारायणी। मैंने आपको दिखाया था जो गंगा की सहायक नदी है। तो गंडक नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? शालिग्राम, जबकि तराई मैदान में इसे क्या कहते हैं? नारायणी नदी। अगर आपको अब तराई मैदान पता होगा तब आपको समझ में आ गया होगा कि तराई क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश का मैप देखें तो ये ऊपर वाला भाग हो जाता है गंगा का भाबर प्रदेश और तराई प्रदेश। ये ऊपर वाला इतना भाग जो है भाबर हो जाता है और इतना भाग जो पूरा तराई प्रदेश हो जाता है। बीच में क्या हो जाता है? गंगा यमुना का मैदान हो जाता है। और इसके बाद नीचे वाला भाग कौन सा हो जाता है? तो यह पर्वतीय पठार हो जाता है। सॉरी, ये दक्षिण का पठार हो जाता है उत्तर प्रदेश का।
नेक्स्ट देखते हैं, तो तराई मैदान में नारायणी नदी कहते हैं गंडक को। यह नदी गंगा की सहायक नदी है, मैंने आपको बता भी दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में कि काली नदी, ठीक। तो अब इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। यह नदी पहले यहां से देखते हैं, तो गंडक नदी ऐसे बहते हुए प्रदेश में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंडक की बाईं तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो गंडक की बाईं तरफ से मिलने वाली नदी है काली नदी। जबकि दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदी त्रिशूल नदी है। इसके बाद यह नदी महाराजगंज कुशीनगर से होकर बहती है तथा बिहार की सीमा बनाती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यह नदी महाराजगंज कुशीनगर से होकर बहती है तथा बिहार की सीमा बनाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब आपका सही जवाब हो जाएगा गंडक नदी। ये भी आप याद रखेंगे। हमारी नेक्स्ट नदी कौन सी है, राप्ती नदी। राप्ती नदी जो है घाघरा की सहायक नदी है, घाघरा की सहायक नदी है राप्ती नदी। इसका उद्गम स्थल है रुकुमकोट। रुकुमकोट से जो है राप्ती नदी निकलती है। रुकुमकोट कहाँ पर है, तो धौलागिरी श्रेणी से, जो कि नेपाल में है, ठीक है। इसकी मुख्य सहायक नदी पूछ रहा है, तो इसकी मुख्य सहायक नदी है रोहिणी। तो ताप्ती की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, रोहिणी। इसे आप याद रखेंगे। यह नदी गोरखपुर एवं देवरिया जिले की सीमा निर्धारित करते हुए देवरिया के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। पहले हम यहाँ तक ध्यान देते हैं। यह नदी गोरखपुर एवं देवरिया जिले की सीमा निर्धारित करती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोरखपुर और इसके बाद देवरिया की सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है, तो राप्ती नदी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब ये गोरखपुर से देवरिया में प्रवेश करती है तो घाघरा नदी में यह मिल जाती है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट नदी के बारे में पढ़ते हैं, काली नदी। काली नदी घाघरा की मुख्य सहायक नदी है। काली नदी जो है घाघरा की मुख्य सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो मिलाम हिमनद कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो मिलाम हिमनद कुमायूं हिमालय में इसका उद्गम स्रोत है। प्रारंभ में इसे जो है काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जहाँ से निकलती है वहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है, काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जब थोड़ा आगे बढ़ती है फिर इसके बाद इसका नाम बदलता रहता है। इसे काली नदी कहते हैं और इसे शारदा नदी भी कहते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, काली नदी और शारदा नदी। तो काली नदी को शारदा नदी भी कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, यह नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा बनाती है। पीलीभीत और नेपाल, पीलीभीत जो है उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, जबकि नेपाल एक देश है। तो नेपाल और पीलीभीत के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, काली नदी। नेक्स्ट है, शारदा नदी अपने सर्पीले मार्ग से प्रभावित होने के लिए प्रसिद्ध है। शारदा नदी यानी काली नदी सर्पीले मार्ग यानी स्पाइरल, ऐसे इस तरह से बहने के कारण जो है यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट नदी देखते हैं बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है कुमरा गांव है। ये कुमार नहीं है, ये कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश में। तो बेतवा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पर है, रायसेन मध्य प्रदेश में। यह यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो यह बेतवा नदी है। यह झांसी, औरैया, जालौन एवं हमीरपुर जिलों से होकर बहती है। तो उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर जिलों में बहने वाली नदी कौन सी है, बेतवा नदी है। इसका संस्कृत में नाम क्या है, वेत्रवती। वेत्रवती, यह प्राचीन काल में जो है बेतवा नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो वेत्रवती नाम से जाना जाता था। ये भी आप पॉइंट क्लियर रखेंगे। यह हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। तो बेतवा जो है, बेतवा हमार, ऐसे याद कर सकते हैं, बेटवा हमार। तो बेतवा हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, सोन नदी। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। ये पॉइंट आपको पता ही होगा कि सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। प्रदेश की एकमात्र नदी है जो उत्तर वाहिनी है। उत्तर वाहिनी मतलब जो उत्तर की तरफ बहती है, मतलब इस तरह से बहती है। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाता है कि सोन की सहायक नदियाँ। सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल आदि नदी। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल आदि नदी। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यह नदी प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले से होकर प्रवाहित होती है। मैंने आपको दिखाया था, यह मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले से होकर प्रवाहित होती है।
अब हम पढ़ने वाले हैं गोमती नदी के बारे में। स्टूडेंट आप सभी बस ज़्यादा बोर ना हो, क्योंकि एक ही बार पढ़ें और अच्छी तरह से पढ़ें, जिससे कि अब आपको उत्तर प्रदेश के नदियों के बारे में दोबारा कहीं पर पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने सारा पॉइंट एक ही वीडियो में क्लियर कर दिया है। बस आपको थोड़ा देर और इंतजार करना पड़ेगा, जिससे आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो गोमती नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो गोमती नदी, इसका उद्गम स्थल है फुलहर झील, पीलीभीत से। तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है? फुलहर झील, पीलीभीत से यह निकलती है। आप कह सकते हैं यह जो है उत्तर प्रदेश में ही इसका उद्गम स्रोत है, और यह गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। मैंने आपको दिखाया था गाजीपुर में जो है गंगा नदी से मिल जाती है गोमती नदी। इसका उद्गम स्रोत है फुलहर झील। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर स्थित है। जहां पर गाजीपुर के पास जब गंगा से मिलती है तो उसके कुछ समय पहले, मतलब कुछ दूरी पहले, मार्कंडेय महादेव मंदिर भी स्थित है। ये पॉइंट आप याद रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मार्कंडेय महादेव मंदिर कहाँ पर है? गाजीपुर में। और इसके किनारे से बहने वाली नदी कौन सी है? तो गोमती नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है लखनऊ एवं जौनपुर, जिन्हें क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? लखनऊ एवं जौनपुर को। लखनऊ एवं जौनपुर प्रसिद्ध नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। आपको पता ही होगा गोमती नदी। वैसे और शहर हैं, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। अभी आपको चार्ट दिखाएंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी है कुकरैल व सई नदी। सई नदी के किनारे कौन सा जिला स्थित है? तो प्रतापगढ़। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टोंस नदी। अब हम टोंस नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। टोंस नदी, इसे जो है तमसा भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो तमसा कुंड है। टोंस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तमसा कुंड, कैमूर श्रेणी, मध्य प्रदेश में। यह गंगा की सहायक नदी है, और यह जो है प्रयागराज में, स्पेशली ये जगह पूछे प्रयागराज का तो कौन सा जगह हो जाता है? सिरसा जगह। तो टोंस नदी सिरसा में गंगा नदी से मिल जाती है। प्रयागराज से इतना पॉइंट याद रखें कि टोंस नदी प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है बेलन। ये पॉइंट याद रख सकते हैं। टोंस नदी की सहायक नदी कौन सी है? बेलन नदी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हिंडन नदी। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। ये पॉइंट क्लियर रखें। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल है शिवालिक श्रेणी। यह सहारनपुर से प्रदेश में प्रवेश करती है। सहारनपुर यूपी का सबसे उत्तरी जिला। यह सहारनपुर में प्रदेश में प्रवेश करती है, मतलब हिंडन नदी सहारनपुर से प्रदेश में प्रवेश करती है तथा गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? कैमूर पर्वत, जो कि बिहार में है। यह जो है गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्रोत कैमूर पर्वत बिहार में है। यह प्रदेश के मिर्जापुर के मैदानी भागों में बहती है। मिर्जापुर के मैदानी भागों में कर्मनासा नदी बहती है। यह नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करने वाली नदी कर्मनासा नदी है। अब हम देखेंगे कि नदियों के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर जो है किस नदी के किनारे स्थित हैं, एक बार आप यहाँ से देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट होगा आप खुद याद कर लेना, और जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको खुद बता दूंगा। गंगा नदी के किनारे स्थित, मतलब गंगा नदी से जो है इसी से बाहर निकलकर बिहार में पहुंच जाती है। बलिया जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है। तो बलिया याद रख सकते हैं, गाजीपुर में बहती है, वाराणसी में आपको पता ही होगा, और प्रयागराज, ये पॉइंट आपको याद ही है। और गंगा नदी कानपुर से बहती है, बदायूं, कन्नौज, हापुड़। इनमें से जो है आपका कानपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है, बलिया, बनारस, प्रयागराज, और कन्नौज भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि कन्नौज जो है इत्र के लिए फेमस है, इसलिए आपको कन्नौज भी याद रखना है। रामगंगा नदी, यह मुरादाबाद, बदायूं, बिजनौर, बरेली से बहती है। यमुना नदी प्रयागराज में तो इसका विलय ही हो जाता है। कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, आगरा याद रखना है, मथुरा, वृंदा, बागपत। तो आपको इटावा, वृंदावन, आगरा, ये 3-4 जिले आपको याद रखने हैं। गोमती नदी का यह बहती है जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपको याद ही हो गया होगा। और पीलीभीत में इसका उद्गम ही है, इस प्रकार से इसे भी याद कर सकते हैं। शाहजहांपुर याद रहे, इम्पॉर्टेंट नहीं है। सीतापुर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लखीमपुर खीरी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। सरयू नदी, यह जो है 2 जिले सिर्फ उत्तर प्रदेश के याद रखेंगे, एक तो अयोध्या और इसके बाद आपका बहराइच हो जाएगा। राप्ती नदी, राप्ती, गोरा, ऐसे याद कर सकते हैं, गोरा, राप्ती। तो गोरखपुर,
गोंडा, बस्ती, बहराइच, यहाँ से यह बहती है। केन नदी जो एक डिस्ट्रिक्ट जिसमें प्रवेश करती है, मतलब एक ही जिले में बहती है, तो उसे आप याद रख लें। जैसे आपका हो जाएगा केन नदी बांदा जिले में, बेतवा हमीरपुर झांसी में बहती है। सई नदी मैंने आपको बताया था, सई नदी कहाँ पर बहती है, तो प्रतापगढ़ जिले में। इसके बाद सोन नदी सोनभद्र में, ये तो क्लियर ही है। हिंडन नदी गाजियाबाद, नोएडा, या आप कह सकते हैं ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट है, अब आपको ये देखना है, मैंने आपको बताया था भूभौतिकी क्षेत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया था 3 भागों में। कौन कौन सी, जो हिमालय से निकलती हैं, इसके बाद मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां और पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो पहले देख लेते हैं हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां। आपका हो जाता है गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा, सरयू, गंडक, राप्ती। इसको ट्रिक से याद कराएं। रास, ऐसे देखिए ध्यान से, रास, रासा, गंगा, यमुना, गंदी। गंदी से आपका हो जाएगा गंडक। आप इतने समझदार हैं कि थोड़ा सा हिंट देने के लिए बस आपको काफी है, थोड़ा सा हिंट दे दें आपको याद हो जाएगा। रा से हो जाएगा आपका राम गंगा, सा से हो जाएगा आपका सरयू, तो रास क्लियर हो गया। रासा का रा से हो जाएगा आपका राप्ती, और बड़ा सा से हो जाएगा आपका शारदा। गंगा से आपका गंगा हो जाएगा, यमुना से आपका यमुना हो जाएगा, गंदी से गंडक हो जाएगा। तो रास, रासा, गंगा, यमुना, गंदी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं, तो गोमती, वरुणा, सई नदी। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो मैदान गोबर सही है, मतलब मैदान जहाँ पे जो खेत होता है वो तो मैदानी भाग में ही तो खेत होते हैं, ठीक है। तो मैदान में गोबर डालना सही है। गोबर मतलब जो गाय का खाद होता है, जो गाय के मल होते हैं उन्हें गोबर कहा जाता है। तो मैदानी क्षेत्र में गोबर डालना या मैदान वाले खेतों में गोबर डालना सही है। तो मैदान से हो जाएगा मैदानी क्षेत्र की नदियां। गोबर से देखें, गो से हो जाएगा आपका गोमती, बर से हो जाएगा वरुण, यानी वर से हो जाएगा वरुण, और सही से हो जाएगा सई नदी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां। पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, केन, चंबल, बेतवा, सोन, सिंध, टोंस, कन्हार, रिहंद। इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, चंबल, केन, बेतवा, सोन, ऐसे इसका ट्रिक होता है, मतलब ये एक लाइन से चलता है। चंबल आता है, उसके बाद केन, बेतवा, सोन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 4 से 5 केन, चंबल, बेतवा, सोन, सिंध, ये 5 नदी याद रखेंगे, लेकिन हम आपको ट्रिक से पूरा याद करवा दे रहे हैं। जैसे टोक, सोच के बिटवा, बिटवा है, टोक सोच के बिटवा, पर्वत पर सिंह रहता है। आप किसी से कह रहे हैं कि टोक सोच के बेटवा पर्वत पर सिंह, यानी बाघ रहता है। अगर आप वहां पे जाना चाहते हैं तो बेटवा थोड़ा सोच समझ के वहां पे जाना, वहां पे क्या रहता है, सिंह यानी बाघ रहता है। तो इसकी ट्रिक हो जाता है टोक। टोक देते हैं किसी को, कोई जाना चाहता है तो उसे टोक देंगे, तब वो सोचेगा, ठीक है। तो वो सोचेगा, फिर आप उसे कहेंगे बेटवा पर्वत पर सिंह रहता है, ठीक। तो टो से हो जाएगा आपका टोन्स, का से हो जाएगा आपका कन्हार, सो से हो जाएगा आपका सोन, चा से हो जाएगा आपका चंबल, के से हो जाएगा केन, बिटवा से हो जाएगा बेतवा, पर्वत से हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र पर, और सिंह से हो जाएगा सिंध, रहता से हो जाएगा आपका रिहंद। क्लियर पॉइंट याद हो गया होगा, ठीक है। 1 से 2 बार देखेंगे और ट्रिक याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो भूभौतिकीय आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। मैंने आपको ट्रिक के साथ क्लियर कर दिया। स्क्रीनशॉट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हिमालयी क्षेत्र की, मैदानी क्षेत्र की और पर्वतीय क्षेत्र की, यानी आपको दिखा दें एक बार, ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप हो जाता है, ठीक है। ये सोनभद्र वाला जिला हो जाता है आपका, इसके बाद ये ललितपुर, और यहाँ से आपका ये आपका आगरा, और इसके बाद मथुरा हो जाता है, और ये ऊपर आपका सहारनपुर जिला। तो ये आपका ऊपर वाला भाग कौन सा हो जाता है, तो हिमालयी क्षेत्र का हो जाता है, जो है जिसे तराई और भाबर क्षेत्र भी कहते हैं। इसके बाद बीच वाला क्षेत्र मैदानी भाग हो जाता है, और ये जो नीचे वाला भाग है ये पर्वतीय यानी पठारी भाग है, ठीक। तो ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट है उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, इसे आप याद रखेंगे। मैंने बिल्कुल लिख रखा है अच्छी तरह से, आपको समझ में आ जाए। तो देखते हैं सुरहा ताल, इसे ट्रिक से याद करवाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको याद हो जाएगा। सुरहा ताल ये कहाँ पर है, गोरखपुर में। सुर गोरखपुर, ठीक। तो सुरहा ताल कहाँ पर है, गोरखपुर में। मोती कहाँ पर है, मोती कहाँ से पहनी जाती है, तो कान में पहनी जाती है। 1-2 पॉइंट में मतलब हम ट्रिक नहीं बना पा रहे हैं, उसे आप खुद भी बना सकते हैं, इतना तो आप कर भी लेंगे। करेला
करेला किसी को खिलाना होता है तो क्या करना पड़ता है, लाख कोशिश करके ही उसे करेला खिलाया जाता है। तो करेला झील कहाँ पर है, लखनऊ में। शेखा झील, जो शेख होते हैं मुस्लिम भाई अपने नाम में भी लगाते हैं, जो शेख लोग होते हैं किसकी पूजा करते हैं, अली की। तो शेखा झील कहाँ पर है, यह अलीगढ़ में है। अधिकतर तो आपको याद भी हो गया होगा क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इधर झील कौन सा और स्थित। समसपुर झील कहाँ पर है, यह रायबरेली में है। मैंने आपको ट्रिक से क्या कराया था, सम, ठीक, सबकी राय लेकर ही कोई चीज सम होती है, मतलब समान होती है। सभी लोगों की राय लेकर सभी समान होते हैं, इसलिए सभी का राय लेना चाहिए। तो समसपुर झील कहाँ पर है, रायबरेली में। राधा कुंड, ये तो क्लियर ही है आपका, मथुरा में है। अवधी ताल, यह कहाँ पर है, वाराणसी में। ये भी आप थोड़ा सा याद कर लेंगे, हम आपको करा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए। बल्हापारा झील कहाँ पर है, बल्हापारा, ठीक, बल्हापारा है कानपुर में। इसके बाद आपका हो जाएगा राजा का बांध। राजा के लिए बांध कौन बनाएगा, तो राजा और सुल्तान, ये हिंदू धर्म में हो जाता है, ये हमारे मुस्लिम भाई यानी मुसलमान धर्म में हो जाता है सुल्तान, और हिंदू धर्म में हो जाता है राजा का बांध, ठीक, राजा सुल्तान, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो राजा का बांध या झील कहाँ पर है, सुल्तानपुर में। रामगढ़ ताल कहाँ पर है, तो रामगढ़ का ताल कहाँ पे, गोरखपुर में। कुंद्रा समुद्र झील कहाँ पर है, यह कुंद्रा समुद्र झील, या इसे उन्नाव नवाबगंज झील भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर है, तो यह है उन्नाव में। कुआं देखो, ऐसे कुंद्रा, कुंद्रा का क्या मतलब होता है, जैसे लग रहा है कुआं, तो कुआं या फिर कुंद्रा, ऐसे झील आ रहा है तो कुंद्रा समुद्र, तो इसमें जो है नाव चलती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। कुंद्रा समुद्र कहाँ पर है, उन्नाव में। इसके बाद दरवन झील, ये तो हमारे ही पास है, थोड़ा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो दरवन झील कहाँ पर है, यह अयोध्या में है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाता है आपका बरुआ सागर। बरुआ, ये क्या हो जाता है, तो बरे का कोई, बरा कहाँ पे था, झांसी में। झांसी में बहुत गर्मी होती है ना, इसलिए आपको बर जाएगा कोई चीज़, इतना ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होता है, तो झांसी में, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो बरुआ सागर झील झांसी में। चितौरा झील कहाँ पर है, जहाँ पे चीता होता रहते हैं, जब इतना तेज चिल्लाते हैं तो इंसान बहरा हो जाता है, तो चितौरा कहाँ पर हो जाएगा, बहराइच में। बड़ा ताल, ये कहाँ पर है, तो बड़ा ताल हो जाएगा, बड़ा चीज कहाँ पे रहता है, शहनशाह के पास ना, जो शहनशाह होते हैं उनके पास बड़ा बड़ा चीज रहता है, बड़ा बड़ा ताल रहेगा, तो इसे याद कर सकते हैं। बड़ा ताल शाहजहांपुर में। गौर झील कहाँ पे रहेगा, गौर झील रहेगा रामपुर में, यानी राम भगवान कैसे थे, गोरे थे ना, कृष्ण भगवान सांवले थे तो राम भगवान गोरे थे, तो गोरे झील कहाँ पर है, रामपुर में। नेक्स्ट झील देखते हैं, सुर सरोवर झील। सुर सरोवर झील कहाँ पर है, तो यह है आगरा में। सुराहा ताल, ये देखें, ये है सुराहा ताल और ये है सुर सरोवर झील, दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए। सुर सरोवर झील कहाँ पर है, आगरा में, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है मदन सागर झील। मदन मोहन, ऐसे याद कर सकते हैं, मदन मोहन, मोहन से महोबा ऐसे बनाएंगे, मामा मदन मोहन, तो याद हो जाएगा। लाख बहोसी कहाँ पर है, मैंने इसे ट्रिक से याद कराया था। तो लाख रुपए कमाते हैं कौन, कन्नौज, यानी कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है, इत्र के लिए। तो कन्नौज में इत्र है, इत्र बेचकर जो है लाखों रुपए कमाया जाता है। लाख बहोसी झील कहाँ पर है, कन्नौज में, ऐसे याद कर सकते हैं। उस बखीरा झील कहाँ पर है, संत कबीर एक ऐसे व्यक्ति थे, ये निर्गुणवादी थे, इनका मतलब ये किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, ठीक है, ना ईश्वर को ना अल्लाह को। तो इनका जब डेथ हुआ था, मतलब इनकी मृत्यु हुई थी, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों इनको अपनाने के लिए, मतलब इनकी बॉडी को लेने के लिए एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, मतलब बखेरा खड़ा कर दिए। ये बोल रहे थे कि नहीं हमें चाहिए दफनाने के लिए, वो कह रहे थे नहीं हम इनका अंतिम दाह संस्कार करेंगे, तो बखेरा कर दिए। तो ऐसे याद कर सकते, बखीरा झील कहाँ पर है, संत कबीर नगर में। नेक्स्ट है बेती झील। बेती आपको पता ही होगा, बेती प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ में। और शुक्रताल कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर में। शुक्र कैसे याद करेंगे, देखो शुक्रताल, आजकल देख रहे हैं कि हमारे जो है चैनल पर, मतलब इतना तो भी हमारा चैनल ग्रो नहीं हुआ है, और जैसे लग रहा है कि क्या लग गया है, शुक्र लग गया, शनि शुक्र लग गया है मुझ, मतलब मुझ पर, यानी मेरे चैनल पर। तो शुक्रताल कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर में। पार्वती आरंगा ताल कहाँ पर है, तो पार्वती आरंगा ताल है गोंडा में। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कहाँ पर है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है सोनभद्र में, ये भी आप याद रखेंगे। और यह कैसी झील है, यह कृत्रिम झील है, यानी इसे बनाया गया है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के रामसर यानी आर्द्र भूमियां। रामसर सम्मेलन कब हुआ था, कोई मुझे बता सकता है, मैं आपको बता देता हूं। तो यह हुआ था 2 फरवरी 1971 में, ठीक है,
1971 में हुआ था रामसर सम्मेलन और आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। और यह कहाँ पर किया गया था? रामसर सम्मेलन जो किया गया था, तो रामसर जो है ये एक नाम है और यह कहाँ पर है? ईरान में। ठीक है, ईरान में जो है रामसर एक जगह, एक रामसर स्थान है और यहीं पर जो है 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था, इसीलिए जो है इसे रामसर सम्मेलन भी कहा जाता है। और यह सम्मेलन किया गया था आर्द्र भूमियों की सुरक्षा करने के लिए। आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? जो दलदलीय क्षेत्र होते हैं उन्हें जो है आर्द्र कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा दलदल, वहाँ पे नमी पानी रहती है, इसलिए उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है कुल 10 आर्द्र भूमि है, यानी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 10 हैं। ये भी आप याद रखेंगे। कौन कौन से हैं? तो नवाब, मैंने आपको बहुत बार क्लियर करा है, नवाबगंज पश्चिम बिहार। तो नवाब कहाँ पे बैठ के जाते हैं? देखो नाव यहाँ भी आ रहा है, नाव यहाँ भी आ रहा है। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है? ये उन्नाव में है। पार्वती आरंगा मैंने बहुत बार बताया, तो गोंडा में। समान पश्चिम बिहार, समान मैन मतलब आदमी, आदमी को आदमी से समान व्यवहार करना चाहिए, कोई छोट बड़ा मतलब आदमियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो मैन समान, आदमी को समान रहना चाहिए सभी के साथ। तो समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ रहता है? हरदोई। कैसे याद करेंगे? सांड, देखिए सांड है ना, आजकल बाबा का सांड जो है बहुत परेशान करता है लोगों को। तो देखिए हर लोगों को परेशान करता है, हर लोग को परेशान करता है। कौन? सांड। तो सांडी पश्चिम बिहार कहाँ है? हरदोई में। सरसई नाव झील कहाँ पर है? सरसई नाव झील, सरसई नाव इटावा में है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। बखीरा मैंने बताया था, बखेड़ा खड़ा कर दिया गया था संत कबीर जी के लिए। तो संत कबीर नगर में है बखीरा वन्यजीव विहार। समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ पर है? रायबरेली में। सभी की राय लेनी चाहिए, तभी जो है कोई चीज समसुगत चल सकता है। तो रायबरेली, समसपुर पश्चिम बिहार, ये भी आप याद रखेंगे। तो आपका हो जाएगा पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 हो गया। 3 बाकी यहाँ पे 8वां, 9वां, ये आपका 10वां। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया। सुर सरोवर, सुर जो है आगरा में है। ठीक है, तो सुर जो है, सुर सरोवर कहाँ है? आगरा में। ऊपरी गंगा नदी कहाँ पर है? तो ब्रिज घाट से नरौरा तक। ऊपरी गंगा नदी जो आर्द्र भूमि है, इसका विस्तार कहाँ पर है? ब्रिज घाट से नरौरा तक। और लास्ट हैदरपुर आर्द्र भूमि है, हैदरपुर मुजफ्फरनगर में है। ये भी आपको याद हो गया होगा। तो स्टूडेंट, हमने उत्तर प्रदेश के नदियों और रामसर साइट्स, नदियों के बारे में, उनका उद्गम स्रोत, झील, इन सभी के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए स्टूडेंट, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज वीडियो थोड़ा लेट डाल दिया, थोड़ा लेट क्या, 4 से 5 घंटे लेट डाल दिया है। उसके लिए मैंने आपको बताया था, फ्रेंड की माँ की तबीयत खराब थी, तो हम वहाँ पे थे हॉस्पिटल में, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप सभी से। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।